वो कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 300-500 वाला जो क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिजर्व थर्ड था। 3000 था। हाँ हाँ हाँ, वही तो थर्ड था ना, ये रहा। हाँ, इसमें जो मैंने पहले करवाया था ना 500, ये 500 ही होगा। ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पे गलत है, हमने ठीक किया था जो हमने पहला ट्रीटमेंट किया था। और फिर यहाँ पे 500 है, मीन्स रेवेन्यू रिजर्व हम 500 से कम करेंगे और कैपिटल में 500 आना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग फिर बैलेंस शीट में भी चेंज होगा। हाँ हाँ, करें। हाँ, तो वो 500 हो गया, तो कैपिटल CRR में यहाँ पे 500 आएगा और रेवेन्यू रिजर्व में यहाँ पे 500 माइनस हो जाएगा। कर लो कर लो कर लो। हेलो, हाँ वो पेमेंट पेंडिंग है। हाँ, तो मैं यही बता रही थी कि हमने जो पहला ट्रीटमेंट किया था 500 वाला, वो करेक्ट था। क्वेश्चन का आंसर बुक के अंदर गलत है। और तो यहाँ पर फिर बैलेंस शीट में भी हम रिजर्व एंड सरप्लस में CRR में 500 ही डालेंगे और रेवेन्यू रिजर्व से हम लेस करेंगे 500, तो यहाँ पे आएगा 2500। तो फिर अल्टीमेटली आना तो इतना ही है, 6900। ठीक है, तो 6900 वहाँ चला जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद हमारे और कौन से क्वेश्चन बचे थे? क्वेश्चन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। Extra Limited, a non-listed company, furnishes you with the following balance sheet as at March 31st. अब हमारे पास शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ट्रेड पेबल है, PPE है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, कैश एंड कैश इक्वलेंस। फिर शेयर कैपिटल में हमारे पास इक्विटी शेयर्स भी हैं और 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में है 10% डिबेंचर। अब हमारे पास देखो इतनी सारी इसमें एडजस्टमेंट्स है। पहली एडजस्टमेंट क्या है? द कंपनी रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज नहीं, प्रीमियम ऑफ 10%। तो 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? 20। प्रीमियम ऑफ 10 पे करेंगे तो मीन्स 22 पे करेंगे, 2 रुपये का प्रीमियम आ जाएगा। ठीक, और इसकी एंट्रीज कैसे होगी? जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन पे रिडेम्पशन ऑफ प्रीमियम की वही एंट्रीज करी थी, जैसे बायबैक में करते हैं वही सेम है। फिर इट हैज़ ऑल्सो बॉट बैक 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ₹30 पर शेयर। द पेमेंट फॉर द अबव वॉज मेड आउट ऑफ ह्यूज बैंक बैलेंस। तो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास बैंक बैलेंस है, उसकी कोई टेंशन नहीं है हमारे पास। हम 10 रुपये की फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर को बायबैक कितने में करें? 30 रुपये में। मीन्स यहाँ पर 20 रुपये का है हमारे पास प्रीमियम। फिर थर्ड पॉइंट में है
included in its investment were investment in own debenture costing 2 lakh, face value 2.20 lakh. These debenture were cancelled on 1st April 2021. रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, इन दोनों की एंट्रीज वैसे ही होगी सेम. हमें तीसरी एंट्री करनी है डिबेंचर को कैंसिल करने की. फिर उसके बाद डिबेंचर को कैंसिल करने के बाद फोर्थ में ये है कि द कंपनी हैड 1 लाख इक्विटी स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, मतलब 1 लाख के ईसॉप थे ऑन द अबव मेंशन डेट टू द एम्प्लॉयज एट ₹20 व्हेन द मार्केट प्राइस वाज 30. कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा था 30 रुपये, लेकिन उन्होंने अपने ही एम्प्लॉयज़ को कितने रुपए में दिए, 20 रुपये में. तो यहाँ पर 10 रुपये का कंपनी को क्या हुआ, लॉस हुआ. दिस वॉज इंक्लूडेड अंडर करेंट लाइबिलिटी, और वो लॉस, वो करेंट लाइबिलिटी ऑन 1st April 2021 एम्प्लॉयज एक्सरसाइज देयर ऑप्शन फॉर 50,000 शेयर. ऑप्शन कितने के दिए थे, 1 लाख के, और एक्सरसाइज कितने किए, 50,000. तो हमें अकाउंटिंग 50,000 से करनी होगी. 50,000 क्या हो गए, यहाँ पे लैप्स हो गए. वैसे तो ये जो ईसॉप की जो अकाउंटिंग होती है ना, इसका अपने आप में एक पूरा चैप्टर होता है, लेकिन अब इसके अंदर ये वाला पॉइंट डाल दिया. तो वैसे तो वो पूरा चैप्टर हमें आना चाहिए इसको समझने के लिए, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है अब वो ईसॉप. तो एक एंट्री के लिए बस उतना पार्ट हम समझ लेंगे कि एक एंट्री हो जाए, ठीक. फिर पास करनी है हमें जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव, और प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट. तो पहले तो हम वही नॉर्मल रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस और बायबैक ऑफ इक्विटी करेंगे. पहली जर्नल एंट्री करते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को ड्यू करने की. तो अब ये भी प्रीमियम पे हुआ है, तो 9% प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट, रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर. 20 के प्रेफरेंस शेयर थे, 2 का प्रीमियम आया 10%, तो यहाँ पर हो गया 22. फिर सेकेंड एंट्री में हम इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बैंक से पैसे दे देंगे. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 22. नंबर 3, इक्विटी शेयर को ड्यू करने की एंट्री करते हैं. तो इक्विटी शेयर कैपिटल इसमें जो हमारी सीआरआर क्रिएट करने की एंट्री होती है ना, दोनों में होगी सीआरआर क्रिएट करने की एंट्री रेवेन्यू रिजर्व से माइनस करके, और दोनों में होगी इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री. तो उन दोनों एंट्री को हम एक साथ कर देंगे पास, क्योंकि एंट्री तो सेम ही होनी है. तो अब करेंगे हम इक्विटी को ड्यू करने की. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर प्रीमियम ऑन बायबैक, अकाउंट डेबिट टू. तो वहाँ पर हम अलग लिखेंगे ना, टू प्रीमियम ऑन बायबैक, टू प्रीमियम रिडेम्पशन, ऐसे करके.
टू डेबिट तो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम ही करना है ना, इसलिए हाँ सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऐसे करेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक टू इक्विटी शेयर बायबैक, इक्विटी शेयर बायबैक अलग अलग भी कर सकते हो चाहो तो अब यहाँ पर कितने शेयर्स थे? 3 लाख, हाँ 3 लाख, 3 लाख इंटू 10 तो ये आ जाएगा 30। हम ये लिख रहे हैं रुपीज इन लाख, अमाउंट सारे यहाँ ऊपर लिखना है रुपीज इन लाख। तीन लाख इंटू 10 30 लाख, और फिर प्रीमियम हो गया 3 लाख इंटू 20 60 और 90। फिर इक्विटी शेयर बायबैक, अकाउंट डेबिट टू बैंक 90 और 90। फिर रेवेन्यू रिजर्व माइनस होगा और सीआरआर में पैसे जाएंगे कितने कितने 100% ऑफ दिस फेस वैल्यू 20 प्लस 30 तो 50 लाख। रेवेन्यू रिजर्व में 50 है ना? 50 ही है। हाँ तो खत्म हो गया, मतलब रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व $50 और 50। अब हमें सिक्योरिटी प्रीमियम में डालने होते हैं। अब देखो सिक्योरिटी प्रीमियम में जब हम पैसा डालेंगे उसको हम राइट ऑफ करेंगे, डालेंगे नहीं उसको हम राइट ऑफ करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास प्रीमियम कितना होता है 2 और फिर 60 तो टोटल 62 का बनता है। जो हमारे पास पहली प्रेफरेंस किसकी होती है? सिक्योरिटी प्रीमियम की होती है। सिक्योरिटी प्रीमियम में देखो कितने पैसे हैं 60 और हमें कितना चाहिए 62। लेकिन अब यहाँ पर ये भी देख रहे हैं हम कि जब हम ईसॉप के शेयर्स वो कर रहे हैं तो यहाँ पर ना पैसा आएगा भी, ठीक है। तो अभी पहले ना जो सिक्योरिटी प्रीमियम वाली एंट्री है वो अभी रुक जाता है, वो हम एंड में करेंगे। लास्ट में देखेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम में इनफ बैलेंस आ चुका है तो फिर हम वो वाली एंट्री करेंगे, ठीक। अभी हमें किसकी एंट्री करनी है? डिबेंचर को कैंसिल करने की। तो जब हम डिबेंचर को कैंसिल आउट करेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड है, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, तो डिबेंचर भी कैंसिल होगा, इन्वेस्टमेंट भी कैंसिल होगी। डिबेंचर कैंसिल होगा तो डेबिट होगा, इन्वेस्टमेंट कैंसिल होगी तो क्रेडिट हो जाएगा, और फिर जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो हमारा प्रॉफिट या लॉस, ठीक। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी जा रही है 2.2 और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में कितना है 2। तो ये जो बाकी का हो जाएगा ये हो जाएगा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। $0.2 lakhs।
फिर नेक्स्ट एंट्री करेंगे ईसॉप की। हमारे पास 50,000 शेयर्स हैं। 50,000 शेयर में कंपनी एम्प्लॉय से ले कितना रही है, 20 रुपये ले रही है, ठीक है। 30 तो मार्केट वैल्यू है, 20 रुपये वो उससे उनसे ले रही है। तो यहाँ पर तो बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए, पैसे आ रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 50,000 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा ये 10 लाख, ठीक। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इक्विटी शेयर इशू हो रहे हैं 50,000 के, जिनकी वैल्यू है 30 और फेस वैल्यू है 10 और बाकी का प्रीमियम है। तो फिर यहाँ पर 2 में क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 10 फेस वैल्यू 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 शेयर्स इंटू 20 रुपये, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा 5 लाख और यहाँ पर 10 लाख। अब कंपनी का जो ये रेस्ट ऑफ द अमाउंट हुआ 5 लाख का, ये कंपनी के लिए लॉस हो गया है ना। 5 लाख का लॉस निकला भी कैसे, और 30 की चीज हम 20 में दे रहे हैं, तो 10 रुपये पर शेयर हमें लॉस हो रहा है ना कंपनी को। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो बाकी का 5 लॉस हो गया। लॉस डेबिट होता है, लॉस बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो यहाँ पर जो लॉस है वो हम किस नाम से लिखते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट के नाम से लिखते हैं। यहाँ पर लॉस ईसॉप में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, इस नाम से हम लॉस को लिखते हैं। तो ये लॉस कैसा है, 50,000 इंटू 10, ठीक है। ये ईसॉप वाली एंट्री समझ में आई ना सलोनी, ठीक है। क्योंकि हाँ प्रिया नहीं आई आज प्रिया ने आज रिकॉर्ड तोड़ दिया प्रिया की तबीयत खराब है तो डिबेंचर वाली भी समझ में आई, और ईसॉप वाली मतलब ये ना, इसके पीछे बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, ये बस हमने कर ली इस वाले क्वेश्चन में 1 पॉइंट दिया था। तो फिर अब ये हो गया। अब हम देखते हैं कि हमें सिक्योरिटी प्रीमियम में 62 चाहिए थे, लेकिन हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम में 60 ही थे। लेकिन अब सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हुआ 10 से बढ़ गए, तो अब ये 70 हो गए हमारे पास। तो हम सेकेंड प्रायोरिटी पे नहीं जाएंगे, हम सिक्योरिटी प्रीमियम से ही उसका सारा हटाएंगे प्रीमियम। तो लास्ट एंट्री हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे है 2 और बाकी का 60। यहाँ पर डेबिट 62। इन्होंने जो ये आंसर दिया है ना, ऐसे दिया है कि समझ में ना आए किसी को, आगे पीछे एंट्रीज कर दी हैं सारी, पता नहीं क्या किया है। लेकिन अब ये हमने ना पूरे तरीके से किया है कि इसके बाद जो एंट्री आनी चाहिए समझने के तरीके से भी समझ में आएगा। फिर उसके बाद हमें बनानी है बैलेंस शीट। नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं।
और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट आ गए, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आ गया, बायबैक भी आ गया, डिबेंचर कैंसिल करना भी आ गया, सब आ गया। हाँ, हम्म, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। हाँ, कर रहे हैं कैब। 11th-12th के होते हैं ना बच्चे, तो उनके घर वाले भेजते नहीं हैं, दूर है, ये है, वो है। हमारे जाने के बाद ही लगेगी कॉपी। लॉन्ग टर्म बोरिंग तो जीरो देंगे, इनको दिखाना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग ज़ीरो हो जाएंगी। डिबेंचर्स तो कैंसिल हो गए ना। डिबेंचर 2.2 के कैंसिल हुए हैं, यहाँ पर तो 4 है। 4 है तो आएगा यहाँ, 4 - 2.2 करके आ जाएगा। करंट लाइबिलिटी में सिर्फ ट्रेड पेबल लिखा हुआ है वहाँ पे, हम यहाँ पर ना 2 नाम लिखेंगे, ट्रेड पेबल भी और अदर करंट लाइबिलिटी भी, ये मैं बताऊंगी अभी क्यों ऐसा। और नोट नंबर 4, ऑडिट का टाइम क्या लिखा हुआ है ग्रुप पे? 1:30। 1:30। मैं सोच के आई थी अमेलगमेशन भी शुरू कर देंगे। तो मैम 2:30 को कर देना। इसके बाद वैसे एक ही क्वेश्चन है बायबैक, फिर अमेलगमेशन ही करना है।
हमारे पास शेयर कैपिटल 100 लाख की थी, जिसके अंदर से हम माइनस करेंगे इक्विटी शेयर बॉट बैक, और हमने ईसॉप की स्कीम में और शेयर्स इशू भी करे, वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, बॉट बैक कितने कर लिए थे? 30 के, फेस वैल्यू 30 थी ना? 3 लाख करे, मतलब 3 लाख एडिशन। हाँ, अमाउंट तो 30 लाख था ना, तो 30 लाख हो जाएंगे माइनस। और ईसॉप की स्कीम में हमने कितने फेस वैल्यू के शेयर इशू करे थे? शेयर कैपिटल के आगे हमने 5 लिखा था। बॉट बैक की वो फेस वैल्यू 10 थी। बॉट बैक की 30 ही तो थी। ये देखो ना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 30, फेस वैल्यू में नहीं लेंगे। फेस वैल्यू ही तो है। 3 लाख शेयर मल्टीप्लाई 10 रुपये, तो 30 लाख। तो यहाँ पर अब देखो, आपको अगर पूरा लिखना है तो फिर ऐसे लिख सकते हो, 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच बॉट बैक, 30 लाख। और ईसॉप में क्या था? 50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 5 लाख। 50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो यहाँ पे आ गया 5 ऐड हो गया, तो टोटल शेयर कैपिटल आ गई 75। नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस। कैपिटल रिजर्व गिवन है हमारे पास। रिजर्व्स में 8 लाख। रिजर्व्स में कैपिटल रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, 8 का है। ओपनिंग बैलेंस 8 का है ना। हमारे पास जब कभी रेवेन्यू से कोई प्रॉफिट नहीं होता, उसके अलावा और किसी चीज़ से प्रॉफिट होता है, तो वो कैपिटल रिजर्व होता है ना, कैपिटल रिजर्व में जाता है। तो ये वाला प्रॉफिट कहाँ पर जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा, क्योंकि ये रेवेन्यू का प्रॉफिट नहीं है, हमारे गुड्स बेचने की वजह से हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, तो ये ऐड हो जाएगा यहाँ पर। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑन डिबेंचर, $0.20, 8.2। फिर रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व में बैलेंस 50, और रेवेन्यू रिजर्व हमने डेबिट किया था 50 से, माइनस करके दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर क्रिएशन ऑफ CRR।
फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना है सिक्योरिटी प्रीमियम का? 60। यहाँ पर हमने माइनस किया फॉर प्रीमियम ऑन बायबैक, ऑन बायबैक वो कितना था 60, माइनस किया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 2, और हमने ऐड किया से प्रीमियम ऑन ईसॉप कितना 10। तो ये आ गया 8, और लास्ट में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 50। तो इन सब का टोटल कितना आ जाएगा 58 प्लस 8.2 66.2 66.2 हमारी बैलेंस शीट में। फिर नोट नंबर 3 लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये वाला जो लॉस हमने डेबिट किया 5, ये पता है हमें माइनस कहाँ से करना होगा, ये एडजस्टमेंट करनी होगी कहाँ से हमें, दिस वॉज इंक्लूडेड अंडर करेंट लाइबिलिटी। तो अब करेंट लाइबिलिटी ना यहाँ पर है ही नहीं कुछ क्वेश्चन में, सिर्फ ट्रेड पेबल दिया है, तो हम ना इसी को मान करके चलेंगे कि ये ट्रेड पेबल नहीं है, मतलब होल अमाउंट दे रखा है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ना बाइफर्केशन नहीं है अब कि कितना ट्रेड पेबल और कितना अदर करेंट लाइबिलिटी, तो इसलिए मैंने दोनों लिखवाया वहाँ पे। तो अब अदर करेंट लाइबिलिटी में हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, इसी में ही ओपनिंग बैलेंस 70, और यहाँ से हम माइनस कर देंगे इन्वेस्टमेंट इन ओन, नहीं, एडजस्टमेंट ऑफ ईसॉप, एडजस्टमेंट ऑफ ईसॉप, एडजस्टमेंट ऑफ
ईसॉप वो जो हमने लॉस क्रिएट किया था कितने का, 5 का, 65। तो यहाँ पर हम बैलेंस शीट में दोनों लिख करके नाम, लॉन्ग टर्म बोरिंग में कितना आया था, 1.8। 1.8। पीपी में तो कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट लिखना है, कितना है, पीपू में 50 है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दिखाना पड़ेगा, नोट नंबर 5। इन्वेस्टमेंट कम करी थी हमने ओन डिबेंचर बाय करते टाइम, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर कितने से, 2 से, तो आ गया यहाँ पे 118। नोट नंबर 6, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, आएगा कैश। हाँ कितना ओपनिंग बैलेंस, 142। 142, ठीक है। फिर हम माइनस करेंगे पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना, 22। पेमेंट ऑफ इक्विटी 90 प्लस शेयर प्राइस, हमें जो पैसे मिले अंडर ईसॉप स्कीम, शेयर प्राइस अगेंस्ट ईसॉप 10, इन सब से 40। कितना कितना टोटल आएगा, 208। और दूसरी साइड का भी आ रहा है ना, हाँ 208 का क्या है? एक क्वेश्चन और रह गया था, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 6 भी। हमें एक क्वेश्चन करने में 1 घंटा लग गया, 1 घंटा हो गया। 11:30 बजे से तो क्लास 12:30 हो रहे हैं अभी।
40 मिनट्स, इतना बड़ा क्वेश्चन था वो। नहीं, ये फर्स्ट टाइम पे, अगर आप अब दूसरी बार करोगे वही क्वेश्चन 10 मिनट में हो जाएगा, उसमें ऐसा था ही क्या। वो फर्स्ट टाइम होता है ना कि समझाना है, फिर फर्स्ट टाइम करना है। इलस्ट्रेशन 6, Perot Limited has the following capital structure as on 31st March 2021. Equity share capital share of rupees 10 each fully paid 330. Reserves and surplus में जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, PNL है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व है, मतलब ये वाला लास्ट वाला फ्री रिजर्व नहीं है बस। फिर है लोन फंड्स 1800 के। The shareholders of Perot Limited on the recommendations of Board of Directors has approved on 12 September 2021 a proposal on buyback the maximum permissible number of equity share considering the large surplus funds available at the disposal of the company. The prevailing market price of shares is rupees 25 per share, and in order to induce the existing shareholder to offer their shares for buyback, it was decided to offer of 20% over market. तो अब कितने नंबर ऑफ शेयर्स है ये हमें दिया नहीं है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है वो हम अपनी वो 3 लिमिट लगा करके, 3 लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग लगा करके जो सबसे कम आएगा उससे हमें नंबर ऑफ शेयर्स उससे पता लगेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे प्राइस गिवन है, प्राइस कितना गिवन है कि 25 रुपये का मार्केट वैल्यू है, तो हम बाय बैक कर रहे हैं ओवर 20% एक्स्ट्रा, तो ये 5 रुपये का क्या आ गया, प्रीमियम आ गया, 30 रुपये पे हम कर रहे हैं। You are informed that infrastructure development reserve is created to satisfy income tax act requirements. You are required to compute the maximum number of shares that can be bought back in the light of the above information and also under the situation where lost funds of the company were either 1200 करोड़ और 1500 करोड़। तो यहाँ पर लोन फंड्स हमारे पास 3 लोन फंड्स हो गए। एक लोन फंड्स तो ऊपर बैलेंस शीट में ही गिवन था 1800, और फिर एक लोन फंड्स दे दिया इन्होंने 1200 करोड़ और 1500 करोड़। मतलब हमारे पास उन तीनों कंडीशंस को, 3 कंडीशन है और तीनों कंडीशन में भी 3 ऑप्शन है, जब लोन फंड 18 है, जब लोन फंड 1200 है और जब लोन फंड 1500 है। अब लोन फंड का काम कब होता है, पहली 2 इक्वेशन में तो कुछ भी काम नहीं है उसका, तीसरी वाली में डेट इक्विटी रेशियो वाले में, तो पहले 2 का तो किसी भी लोन फंड से आंसर होगा सेम ही होगा। हमें बस तीसरे वाले में जब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ शेयर, तब उनको 3 अलग कॉलम, मतलब 3 बार करना होगा, एक बार लोन फंड 18 लेके, एक बार 15 और एक बार 12 लेकर। Assuming that entire buyback is completed on 9th December, show the accounting entries in the books of each situation. तो हमें पहले तो तीनों कंडीशंस करनी है, 2 कंडीशंस तो नॉर्मल, तीसरी वाली में 3 पार्ट्स, फिर एक हमारा निकलेगा लीस्ट नंबर ऑफ शेयर्स, फिर नंबर ऑफ शेयर्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर तीनों एंट्री कर देंगे, ड्यू, बाय, CRR क्रिएट करने की और फिर वो प्रीमियम हटाने। चलो सॉल्यूशन। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग करना है, पहला क्या है उसमें से, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, थोड़ा फर्स्ट इज शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। उसमें कितना आउटस्टैंडिंग लेते थे हम, 25%, तो नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग $330 हमारे शेयर्स हैं इन करोड़, तो सारी फिगर्स करोड़ में आएगी। इसको डिवाइड कर देंगे फेस वैल्यू से, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ गए, 33 करोड़। इसका क्या करना है हमें, 25%, तो 25% ऑफ 33 करोड़ 8.25 करोड़। सेकेंड है रिसोर्स टेस्ट।
रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट की कंडीशन एक बार पढ़ के बताओ, जो लिखवाई थी, पीछे लिखी होगी ना आपने। इसमें नहीं है। um, एक सेकेंड रुकना प्रिया। ओ आवाज़ थोड़ी, प्रिया नहीं सॉरी सलोनी, आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, अब बोलो। मैम मैक्सिमम अमाउंट परमिटेड था 25% ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। पेड अप का 25% ना। यस मैम। तो पहले पेड अप निकालते हैं फिर उसका 25। पेड अप कैपिटल पेड अप कैपिटल कितनी है 330। 330 में कौन कौन से ऐड करेंगे, एक तो जनरल रिजर्व ऐड करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम भी ऐड करेंगे और पीएनएल ऐड करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व ऐड नहीं करेंगे। तो पेड अप कैपिटल है हमारे पास 330 और फ्री रिजर्व से कितने 240 प्लस 90 प्लस 90 420। तो टोटल कितना आ गया शेयर होल्डर्स फंड्स 750। 750 का 25%, 25% ऑफ शेयर होल्डर्स फंड्स 187.5। तो ये तो अमाउंट में आया है रुपीज़ में, इसको नंबर ऑफ शेयर्स में निकालना होगा हमें। तो डिवाइड करेंगे हम किससे, बाय बैक प्राइस से, मीन्स 30। तो आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। 6.25। तो पहली कंडीशन से हमारे पास 8.25 आया था, सेकंड में 6.25 आया, तो पहली कंडीशन तो पहली कैंसिल आउट हो गई। फिर थर्ड, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। हमारे पास यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं। एक तो जब हमारे पास लोन फंड्स है कितना 1800, और जब लोन फंड्स हैं 1200, और जब लोन फंड्स हैं 1500। तो इसका एक पूरा हमारा वो फॉर्मेट था ABCD। पहले तो लोन फंड्स लिखते थे उसमें A पॉइंट पे लोन फंड ही लिख लेते हैं, जो यही 1800, 1200 और 1500। बी में क्या लिखते हैं, मैक्सिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक। मैक्सिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक। तो मैक्सिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक क्या होनी चाहिए, लोन फंड का हाफ, 1800 का हाफ 900, 600 और 750। सी पॉइंट, प्रेजेंट इक्विटी। प्रेजेंट इक्विटी
प्रेजेंट इक्विटी हमने कितनी कैलकुलेट की है, ये शेयर होल्डर्स फंड 750 है ना, तो 750 हमारी प्रेजेंट इक्विटी है, 750 750 और 750। आफ्टर बायबैक हमारे पास इक्विटी होनी चाहिए कितनी, जब 1800 करोड़ हमारे पास लोन फंड्स है उस कंडीशन में मैक्सिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक, मतलब बायबैक के बाद हमारी प्रेजेंट इक्विटी होनी चाहिए 900, ठीक है। और प्रेजेंट अभी ही हमारी इक्विटी कितनी है 750, बायबैक के बाद तो और कम होगी ना इक्विटी, बढ़ेगी तो नहीं, और कम होगी, तो 750 से और कम होगी, तो ये कंडीशन तो वैल्यू पूरी नहीं हो रही है इधर, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये निल हो जाएगा। फिर सिमिलरली ऐसी थर्ड कंडीशन में भी है कि मैक्सिमम इक्विटी 750 है और अभी हमारी प्रेजेंट इक्विटी 750 है, तो बायबैक के बाद और कम हो जाएगी 750 से, तो इधर भी नहीं हो सकता निल। हमें कब देखना है, सिर्फ 1200 करोड़ के केस में। तो आगे के पॉइंट्स हम सिर्फ उसी में करेंगे। तो इसके बाद हम क्या लिखते थे, डी फ्यूचर इक्विटी। फ्यूचर इक्विटी हम कैसे निकालते हैं, वर्किंग नोट से। ई पॉइंट में हम लिखते हैं क्या, मैक्सिमम परमिटेड बायबैक। मैक्सिमम परमिटेड बायबैक क्या होता है, हम उसको डिनोट करते हैं वाई से। फिर एफ पॉइंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कैसे होगा ये, वाई मैक्सिमम परमिटेड बायबैक डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस 30, ठीक। अब वर्किंग नोट बनाना है हमें, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में लेट अमाउंट ऑफ CRR इज इक्वल टू X और मैक्सिमम परमिटेड बायबैक इज इक्वल टू Y। इज इक्वल टू Y। अब हमें दो इक्वेशन बनानी होती थी। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 कैसे क्या होती है हमारी, प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड, प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड माइनस एक्स माइनस वाई शुड बी इक्वल टू मिनिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक, मिनिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक। प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड है हमारे पास 750 माइनस एक्स माइनस वाई, मिनिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक कितनी है, सॉरी मिनिमम नहीं, मैक्सिमम आएगा यहाँ पे, मिनिमम नहीं लिखना, मैक्सिमम लिखना है। मैक्सिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक कितनी है 600, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। फिर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में क्या है, y मल्टीप्लाई फेस वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस पर शेयर, बायबैक प्राइस पर शेयर शुड बी इक्वल टू x।
y मल्टीप्लाई फेस वैल्यू है 10, बाय बैक प्राइस है 30 इक्वल टू x, तो फिर y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x। अब दोनों इक्वेशन आ गई हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 150 और y इक्वल टू 3x। अब दोनों को हम पुट कर देंगे, तो x प्लस 3x इज इक्वल टू 150, 4x इज इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू कितना 37.5, और y कैसे निकलेगा x मल्टीप्लाई 37.5 112.5। y की वैल्यू निकल आई हमारे पास 112.5, पुट कर देंगे ऊपर 112.5। और मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएगा 112.5 डिवाइडेड बाय 30। कितना आएगा 3.75। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या हो गया 8.25, 6.25 और यहाँ पे आया नंबर ऑफ शेयर्स निकल आया 3.75, तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग तो 3.75 ही है, तो हमें सारी अब बाकी की जर्नल एंट्री 3.75 के हिसाब से करनी है नंबर ऑफ शेयर्स। पहली जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक 37.5, और हमारे पास वो क्या था अमाउंट 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 30 रुपये में हम कर रहे हैं, तो प्रीमियम किस पे होगा यहाँ पे आएगा 37.5 मल्टीप्लाई 10 और सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा 37.5 मल्टीप्लाई 20। पहली एंट्री लिख लो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट। सेकेंड एंट्री हमारे पास होगी इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक 112.5 112.5। लास्ट ये जनरल रिजर्व टू CRR 100% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। एक सेकेंड ये इस यहाँ पर ये नहीं लिखना, आप यहाँ पर लिखना प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट लिखना। कहाँ पे 37.5 हाँ 37, हाँ ये तो ठीक, 3.75 और 3.75, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या डायरेक्ट कर दिया है, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा, यहाँ पर प्रीमियम ऑन बायबैक आएगा, और फिर हम लास्ट एंट्री करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। इन्होंने वो स्किप करके एक ही में डाल दिया। बहुत आलसी है। शेयर कैपिटल 37.5 से कम हुआ ना, यहाँ पर एक ये
फ्यूचर इक्विटी हमारी कितनी अभी है हमारे पास 750, कम हो गई 37.5 से, माइनस करके यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 712.5। ये अब हो गया पूरा बायबैक। अभी हमें अमेलगमेशन करना है।